हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी नज़रिए के बारे में, एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, एक और डेफिनेशन, एक और इस्तिलाह के बारे में। दवा, ड्रग या औषधि। आमतौर से कोई ऐसी चीज़ जो किसी मरीज को खिलाई जाती है मर्ज को दूर करने के लिए, वो दवा कहलाती है। ये एक सिंपल सी परिभाषा है कि कोई ऐसी चीज जो किसी बीमार को खिलाई जाए बीमारी को दूर करने के लिए, वो दवा होती है। ये एक घरेलू परिभाषा है। लेकिन यूनानी का नजरिया इसके बारे में क्या है और मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको किस तरह से डिफाइन करती है, पहले हम ये जानेंगे। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि एनी सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इज कॉल्ड ड्रग। यानी कि ऐसा कोई भी चीज जो जानवरों में या इंसानों में उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, उसकी बीमारी को रोकने के लिए, उसकी बीमारी की जांच परखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो चीज दवा कहलाती है। ठीक है। यूनानी का नजरिया दवा के बारे में यह है, यूनानी इस तरह से डिफाइन करती है कि कोई भी शे जो इंसानी जिस्म पर जो जिस इंसानी बदन की हरारत गरीजी है उससे मुनफैल होकर बिलकैफियत तौर पर असर करे और सूरत नौइया बाकी रहे और वो जुज़्वे बदन न बने। यानी कि किसी भी चीज को दवा होने के लिए यूनानी में 3 शर्तें हैं। एक तो ये कि वो बिलकैफियत तौर पर असर करे, यानी कि वो ठंडी है तो ठंड पहुंचाए, गर्म है तो गर्मी पहुंचाए, खुश्क है तो खुश्की पहुंचाए, तरी है तो तरी पहुंचाए। दूसरी, उसकी सूरत नौइया न बदले, यानी कि जिस टाइप की है, जिस तरह की है, जो मादा उसके अंदर है वो वैसा का वैसा ही रहे और वो उसी शक्ल में पेशाब के जरिए, पैखाने के जरिए या पसीने के जरिए खारिज हो जाए। तीसरी, वो जुज़्वे बदन न बने, यानी इंसान का बॉडी का बिल्टअप ना करे, वो कोई टिश्यूज में तब्दील ना हो, कोई सेल्स में तब्दील ना हो, इन ह्यूमन बॉडी का हिस्सा ना बने, तब वो दवा होगी। अगर वो ह्यूमन बॉडी का हिस्सा बन जाती है तो फिर वो ग़िज़ा हो जाएगी। इसीलिए दवा और ग़िज़ा 2 तरह की चीज़ होती है। ग़िज़ा वो चीज़ होती है जो बदले मा तहल्लुल होकर के, मेटाबॉलिज्म होकर के इंसानी जिस्म का हिस्सा बन जाती है, इंसान की बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा लेती है, इंसान की परवरिश करती है, इंसान के टिश्यू सेल्स बनाती है। दवा वो होती है जो इंसान की किसी परेशानी को, बीमारी को, तकलीफ को दूर करने में दी जाती है और वो अपना असर छोड़ करके बदन से उसी तरह से बाहर निकल जाती है। तो ये एक यूनानी नजरिया है दवा के बारे में। अब दवाएं कहाँ से हासिल होती हैं, इनके ज़राए क्या हैं, इनके स्रोत क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, उसके बारे में यूनानी का जो नज़रिया है, यूनानी की जो डेफिनेशन है इसके बारे में, वो ये है कि दवाएं 3 तरह से हासिल की जाती हैं। एक नबाती, यानी कि पेड़ पौधों से हासिल की जाती हैं, जैसे अशोक है, अर्जुन है, गुलबनफ्शा है, गुल नीलोफर है, काकड़ा सिंगी है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तमाम वो चीज़ें जो जड़ी बूटी पेड़ पौधों से हासिल की जाती हैं। दूसरी वो दवाएं जो मादनी है, यानी माइंस से हासिल की जाती हैं या ज़मीन से हासिल की जाती हैं, जैसे लोहा है, सल्फ़र है, गंधक है, या सुहागा है, हड़ताल है, हजरत यहूद है, फिरोज़ा है। ऐसी चीज़ें, धात और उपधात तमाम किस्म की ये जो ज़मीन से हासिल की जाती हैं वो मादनी दवाएं कहलाती हैं। और तीसरी वो हैवानी दवाएं, यानी कि वो एनिमल्स से हासिल की जाती हैं, जिंदा चीज़ों से हासिल की जाती हैं, जैसे मछली है, गोश्त है, अंडा है, या मुश्क है, अंबर है, इस तरह की चीज़ें। तो ये 3 सोर्सेज हैं, 3 ज़रिए हैं जहाँ से दवाएं हमें मिलती हैं। अब इन दवाओं को हम 2 तरह से अगर देखें कि मादनी दवा को हम फिलहाल छोड़ते हैं अगर, तो ये दवाएं 2 तरह की हो जाती हैं। एक वो दवा जो ग़िज़ा होती है उसके अंदर, और एक वो दवा जिसके अंदर ग़िज़ा नहीं होती है या कम होती है। तो वो दवाई ग़िज़ाई और ग़िज़ाई दवाई होती है, उसको बहुत ज़्यादा तफसील में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चूँकि दवा का असल जो मकसद है वो मर्ज़ और मर्ज़ के अवरज़ात को दूर करना है।
जबकि ग़िज़ा का असल मकसद बदले मातहल्लुल यानी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए इंसानी जिस्म का हिस्सा बन जाना है। और चूंकि दवा, यूनानी दवा, ज़्यादातर दवाएं बिल कैफियत तौर पर यानी कि अपने जो उनका असर है ठंडी, गर्मी, सर्दी, खुश्की, उसके ज़रिए काम करती हैं। इसीलिए उसकी डेफिनेशन में इसको ख़ास दखल दिया गया है कि बिल कैफियत तौर पर असर करें। चूँकि यूनानी नज़रिए के मुताबिक जो कैफियत हैं उनका घटने बढ़ने से बीमारी पैदा होती है। जो अखलात हैं, जो खिल्त है, उसमें जब कोई चीज़ घट बढ़ जाती है, उसका मिजाज जब बदल जाता है, सुए मिजाज हो जाता है, यानी कि कोई खिल्त गर्म हो जाए या सर्दी हो जाए, ठंडी हो जाए, खुश्की आ जाए, वो कैफियत पैदा हो जाए, तब कोई मर्ज़ पैदा होता है। तो उस मर्ज़ को, जैसा मर्ज़ है उसकी खिलाफ दवा देकर, अगर गर्मी हो गई है तो ठंडी दवा देकर के, ठंड हो गई है तो गर्मी दवा देकर के हम ठीक करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को सर्दी की वजह से खांसी हो गई है तो हम गर्म दवाएं देते हैं ताकि वो सर्दी दूर हो जाए और गर्मी वहाँ पहुँच करके और उस मिजाज को मुतदिल कर दे, यानी कि जितनी गर्मी उसको चाहिए वो मिल जाए और वो एतदाल पे आ जाए। अगर किसी को गर्मी हो गई है तो हम ठंडी दवाएं देते हैं ताकि वो जो गर्मी है वो हट जाए और एतदाल वाली हालत पैदा हो जाए, यानी कि एतदाल पे लाना ही इलाज है। तो अब यहां पर बात समझने की यह है कि दवा जो बिलकैफियत तौर पे असर करती है, यानी कि अपनी जो उसकी तासीर है उसके तौर पे असर करती है, तो वो तबीयत या क़ुव्वत मुदब्बिरा की मदद करती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि तबीयत अपने आप में खुद अपना हकीम है, खुद अपना फिजिशियन है, वो अपना इलाज खुद करती है। वो दिन रात इस बात में लगी रहती है कि वो किस तरह से जिस्म को की हिफाजत करे और किस तरह से जिस्म तंदुरुस्त रहे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो कैफियत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो तबीयत के हाथ से निकल जाती है और तबीयत उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो फिर वो बीमारी की शक्ल ले ली जाती है। जब तक तबीयत उसको सही कर लेती है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें थोड़ी ठंड हो गई थी और तबीयत ने उसको सही कर दिया। कई बार गर्मी हो जाती है और तबीयत उसको एतदाल पे ले आती है और हमें पता भी नहीं चलता कि अगर तबीयत इस पे काम नहीं करती तो ये बीमारी बन जाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी आपने देखा होगा, मैं बहुत बार देखता हूँ और शायद सभी देखते हैं, आप जब रोड पे चल रहे होते हैं तो आप एक कार जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो सामने से जो जा रहा होता है वो कुछ लापरवाही की वजह से, किसी वजह से आपके सामने आता है और आप उसको अपनी गाड़ी को घुमाकर या ब्रेक लगाकर किसी तरह से उसकी जान बचा लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसको पता भी नहीं लगता है, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता और उसे पता भी नहीं चलता है कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन किसी ने पीछे इस बात को ध्यान रख करके और टाल दिया। बहुत बार ऐसा हो जाता है, सामने वाले को पता भी नहीं लगता और ये होता है। यही हाल हमारा होता है, लेकिन जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो महसूस होता है, फिर उसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो दवा जो है वो इनफैक्ट जो क़ुव्वत मुदब्बिरा है, जो तबीयत है, उसकी मदद करती है। इस बात को बुकरात ने 2500 साल पहले भी कहा था, जिसको आज तक माना जाता है कि दवा असल में जो तबीयत है उसकी मदद है। तबीयत जब उस काम को नहीं कर पा रही है तो हम उसको एक मदद पहुंचाते हैं, एक हेल्प, एक कुमक पहुंचाते हैं और वो दवा फिर, वो तबीयत फिर साजगार हो जाती है। जो नासाज होती है तबीयत, वो साजगार हो जाती है और तबीयत ठीक हो जाती है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हालांकि दवा की जो डेफिनेशन हमने बताई वो बिलकैफियत तौर पे, यानी कि उसकी जो तासीर है उसके तौर पे काम करती है, लेकिन एक तरह की दवा और पाई जाती है जो बहुत कम होती है, लेकिन बहरहाल वो होती है और उसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दवा होती है जो जुल्खासा तौर पे काम करती है, यानी कि इसको हम एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा और समझेंगे कि एक दवा जो बिलकैफियत तौर पे काम करती है वो अपनी तासीर से काम करती है, ठंडा, गर्म, खुश्क तर से। एक दवा जो बिलखासा काम करती है वो बिलमादा तौर पे काम करती है या बिलजौहर पे काम करती है, यानी कि उसके अंदर मादा या उसका जौहर है वो ऐसा है कि उसको वही काम करना है, चाहे वो उसको हमारी समझ में आए या नहीं आए, उसको हम
सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सके, एनालाइज नहीं कर सके, लेकिन वो वैसा काम करती है। जिस मिसाल के तौर पे एक उसूल ये है कि ठंडी चीज़ से पेशाब आता है, डायूरेटिक होती है, लेकिन सौंफ गर्म है फिर भी पेशाब लाती है। इसी तरह से मको, इसका असर जिगर पे होता है, लीवर पे होता है, मरीज का मिजाज चाहे कुछ भी हो। इसी तरह से कोनेन का असर मलेरिया के खिलाफ है, चाहे मरीज का मिजाज कुछ भी हो। इसी तरह से ऊद सलीब मिर्गी में काम करती है, मिजाज चाहे कुछ हो। इसी तरह से त्रियाक का मिजाज है बिलमादा तौर पे फायदा करना, मरीज का मिजाज चाहे कुछ हो वो फायदा करता है। जहर का मिजाज है नुकसान पहुंचाना, इंसान का मिजाज कुछ भी हो वो नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि इनके अंदर जो मादा है, इनके अंदर जो जौहर है, वही असर देता है, वही इफेक्ट देता है। इसीलिए ये जुल्खासा कहलाती हैं, बिलखासियत तौर पे काम करती हैं। अब अगर हम एक बार थोड़ी सी एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें, उनको कंपेयर करने, हालांकि हम किसी भी दूसरी पैथी के बारे में, उनकी दवाओं के बारे में, उनके किसी भी नज़रिए के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम उतना उसको समझते भी नहीं हैं। चाहे समझें, लेकिन हमें ये मानना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि ठीक है, हम उस बारे में हक नहीं रखते इतना ज़्यादा दखल अंदाजी का। लेकिन हम सिर्फ कंपेरिजन के लिए और थोड़ा सा समझने के लिए इस बात को मिसाल के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंग्लिश दवाएं जो हैं वो तकरीबन सभी दवाएं जुल्खासा या बिलमादा या बिलजौहर तौर पे काम करती हैं। यही वजह है कि वहां पर मिजाज का कॉन्सेप्ट नहीं है। उन दवाओं को बिलजौहर तौर पे काम करना है, मरीज का मिजाज चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उस दवा के अंदर जो एक इंग्रेडिएंट है, जो एक जौहर फाल है, वो वही है जो इस पे काम करता है। किसी भी एक गोली में जो उसका नाम है उसके अंदर वही मादा है। तो और यही वजह है कि वो दवाएं ठीक है फ़ायदा बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ रिएक्शंस भी होते हैं, और कुछ केसेस में मोर्टेलिटी भी होती है। जबकि यूनानी में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, रिएक्शंस बहुत रेयर हैं, और मोर्टेलिटी तो ना के बराबर है। तो बिल खासा या बिल जौहर होने का फ़ायदा अपनी जगह जो है, तेज़ काम करती है, ज़्यादा काम करती है, लेकिन वो मिजाज को नहीं देखती उसको। यही वजह है कि एक अक्सर सवाल किया जाता है कि जब यूनानी वालों को, अक्सर नए स्टूडेंट्स को जब ये बात समझ में नहीं आती कि हमारी दवाएं तो गर्म मिजाज वाले को ठंडी दो, ठंडे वाले को गर्म दो, और अगर गर्म वाले को गर्म दे दी तो नुकसान हो जाएगा, ठंडे वाले को ठंडी दे दी गलती से तो नुकसान हो जाएगा। और ऐसा होता है, ठीक है, मर्ज बढ़ जाता है उस तरह की कैफियत। तो हमारी दवाएं चूंकि बिलकैफियत तौर पे काम करती हैं, वो बिलखासा तौर पे काम, जुल्खासा तौर पे काम करती हैं। इसलिए जो अंग्रेजी दवाएं हैं वो बिलजौहर काम करती हैं, जुल्खासा तौर पे काम करती हैं। इसी वजह से वहां मिजाज के कोई माने नहीं होते। तो डियर व्यूवर्स, आज से हम एक थोड़ी सी नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नया नज़रिया, एक नया तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। जवाब नहीं दे पाने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी वजह तो यह है कि टाइप करना बहुत स्लो है हमारी टाइप, और उतना वक्त नहीं होता कि इतनी सारी टाइपिंग की जाए। इसीलिए मैं अक्सर इस तरह के लोगों को व्हाट्सएप पे इनवाइट करता हूं, ताकि मैं वहाँ वॉइस मैसेज के ज़रिए बात कर सकूं, अपनी जितनी भी डिटेलिंग हो वहाँ दे सकूं। और कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई ख़ास मतलब ही नहीं होता, और कभी टाइम की कमी की वजह से नहीं दे पाते हैं। बहरहाल फ़िलहाल अब हमने ये सोचा है कि जो ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब देना ज़रूरी है, या जवाब देना फ़ायदे की बात है हमारे व्यूवर्स के लिए, जिसकी वजह से उनको कोई परेशानी हो रही है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम आज वो सवाल देते हैं। हमारे एक किसी व्यूवर्स ने अब से शायद महीने 1.5 महीने पहले एक सवाल किया था कि बाल रुतूबत में ज़्यादा क्यों नहीं उगते, गर्मी में क्यों ज़्यादा उगेंगे, गर्मी खुश्की में क्यों ज़्यादा उगेंगे। उनका सवाल अपनी जगह ठीक था। तो देखिए जनाब, बात यह है कि बालों का मिजाज सर्द व खुश्क होता है,
बाल सौदा से बनते हैं, यानी कि सर्द व खुश्क मटेरियल से बनने वाली चीज़ है ये। तो सर्दी व खुश्की में हरारत नहीं होती है, हरकत नहीं होती है। हरकत नहीं होती है चूंकि ये सौदा, तबई सौदा में जब हरारत मिलती है तो वो अबखरे बन करके ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आते हैं। खासतौर से सर के बाल और जिस्म के बाल भी बाहर की तरफ आते हैं। तो जो सौदा है वो सर्द व खुश्क है, उसको बाहर आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक हरारत की जरूरत होती है। तो जब जिसमें हरारत ज्यादा होती है तो ज्यादा सौदा बाहर की तरफ आता है, तो ज्यादा बाल उगते हैं। और अगर उस हरारत को खुश्की भी मिल जाए, जो कि उसका मादा है, अपना उसका मिजाज है, तो वो और ज्यादा घने हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। जबकि रुतूबत अगर होगी, सर्दी अगर होगी, तो रुतूबत में वो बाल यूं नहीं उगेंगे, क्योंकि वो जो तबई मादा है, जो सौदा है, उसको हरकत नहीं मिलेगी, तो वो अपनी जगह से आगे बाहर की तरफ नहीं आएगा, तो ज्यादा बाल नहीं उगेंगे। नॉर्मली जितने होंगे थोड़े होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। जैसे कि हर फसल के लिए एक एटमॉस्फेयर, एक क्लाइमेट चाहिए। चावल के लिए पानी में ही उगाना पड़ता है, वो सूखी ज़मीन में नहीं हो सकता। और कुछ फसलें हैं जिनको कि सूखी ज़मीन में उगाया जाता है और बाद में वैसे पानी दिया जाता है। कुछ ठंडी जगह पे उगती हैं, कुछ गर्म जगह। तो बिल्कुल ये एक वैसा ही मसला है। और मैं लिख कर लाया था, एक हमारे जनाब मोहम्मद असलम साहब हैं, जिन्होंने कहा था माजून फलासफा के साथ आर्द खुरमा खा सकते हैं क्या? बिल्कुल खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक सवाल मोहम्मद कासिम साहब ने किया था, जो कि थोड़ा सा अजीब सवाल है, कि इनके दोस्त की शादी किसी 16 साल की लड़की से हो गई है और वो फ्रिजिड हैं, उनका रुझान सेक्स की तरफ नहीं है। तो इसके लिए दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ साइकोलॉजिकली कन्विंस करना होता है, समझाइश करनी होती है, तसल्ली देनी होती है, कॉन्फिडेंस में लेना होता है। इस तरह की बातों से ही बनने वाली बात है ये। तो इस तरह की चीज़ें ही अपनाई जाए इसमें। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये एक पहल कारामद साबित होगी। अपनी राय बताएं, लेकिन सवाल जो ज़रूरी हों, फ़ायदे के हों, वो ज़रूर किए जाएं। ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी उनको हल करने के लिए, जो भी होंगी। तो ये सब था दवा के बारे में। हालांकि वही बात अल्टीमेटली की बहुत सारी बातें हम फिर भी शेयर करेंगे अगली बार इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।